मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की हम डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6H का 17वां क्वेश्चन आपको आज हम 9वें पार्ट में लेके आ रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा का 9वां पार्ट आज शुरू किया जाएगा और 9वें पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 6H की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका आयतन 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ये लंबवृत्तीय बेलन आपके सामने है जिसकी ऊंचाई यानी कि हाइट को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है, इसकी रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है हमने, तो आप जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप ध्यान दें, प्रश्नानुसार 100 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कहा गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो शर्त क्या पूछी गई, शर्त मैं आपको बताता हूँ बुक के अकॉर्डिंग। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी लंबाई, यानी कि लंबाई का मतलब ऊंचाई यहाँ पे है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी विमाएँ ज्ञात करने का मतलब ये हुआ। आइए बढ़ता हूँ आगे। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। आप ध्यान दें, S इक्वल्स टू, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये एक मिल गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फंक्शन मिल गया है। इसी फंक्शन का मुझे मिनिमा चाहिए और मिनिमा चाहने के लिए हमको यहाँ पर आप जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए किसी भी फंक्शन को हमको सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ता है। सिंगल वेरिएबल में बिना बदले आप फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा के कैलकुलेशन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर r एक वेरिएबल है और यहाँ पे r और h 2 वेरिएबल हैं। हम h की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद पूरा फंक्शन r जो वेरिएबल है उसके टर्म में हो जाएगा और उसके बाद उसका हम डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष करेंगे। आप ध्यान दें, समीकरण 1 से h बराबर 100 अपान पाई आर स्क्वायर रखने पर implies that s equals to 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, h की जगह पे यहाँ पे 100 अपान पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ पे r से एक पावर कैंसिल्ड आउट हो जाएगी। बाद में क्या होता है आप ध्यान दें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200 अपान r, इतना ही तो बचा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r implies that d dr ऑफ s इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 पाई r हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देता हूँ 4 पाई r और माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। Again differentiating with respect to r implies that d2s by dr square equals to ये हो जाएगा 4 पाई और प्लस का ये हो जाएगा 400 अपान आर क्यूब। अब आप यहाँ पे देखें कि फंक्शन ऑलवेज मिनिमा ही आएगा, क्योंकि r की वैल्यू के आधार पर ये निगेटिव और पॉजिटिव का बिहेवियर करेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि r क्या है, एक लेंथ है, रेडियस है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। इसका मतलब r क्यूब की वजह से भी ये पॉजिटिव ही बना रहेगा। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं इक्वल्स टू पॉजिटिव, ख़त्म काम।
अब हम DDR ऑफ S यानी कि इस क्वांटिटी को 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट ds by dr equals to 0 implies that 4 pi r इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200/r²। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। इसको आपको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। आगे बढ़ता हूँ मैं। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा r³ इक्वल्स टू हो जाएगा 200/4 पाई। पाई का मतलब 22/7 लिख सकते हैं, या फिर अभी पाई ही लिखा रहने दें। ये हो जाएगा 4 5 जा और ये 50 हो जाएगा 50/पाई। ये r³ की वैल्यू है। अब r की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू हो जाएगा, ये थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 50/पाई का मतलब हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7। 22/7 22/7 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये सीधे r³ की जो वैल्यू हो रही है ये 25 × 7/100 हो रही है। इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू हो जाएगी 11। यही तो हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में। 7 5 जा 35 और 7 2 जा हो जाएगा ये 14। बिल्कुल सही है। ये पावर 1/3। ये एक विमा आपने निकाल लिया। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो आप इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद। आप ध्यान दें। पुट r in 1 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जगह हमारे पास पर्याप्त है। इम्प्लाइज दैट 100 इक्वल्स टू और यहाँ पे हो जाएगा पाई का मतलब 22/7 इंटू r² की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 175/11 होल पावर 1/3 इंटू h। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 175/11 होल पावर 1/3 इंटू h। इम्प्लाइज दैट h का मान यहाँ पे हो जाएगा 11/175 होल पावर 1/3 इंटू 350/11। ये h की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से, हाँ एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार हमारी गलतियां हो सकती हैं। फिलहाल तो कोई गलती होने की विशेष संभावना नहीं है, लेकिन ये विमाएँ h और r का मान इस प्रकार से निकलेगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है और आपकी बुक में रिजल्ट भी इसी प्रकार से दिया गया होगा। इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक कण की सरल रेखीय गति का समीकरण दिया गया है t⁴/4 माइनस 2t³ प्लस 4t² - 7। कहा गया है कि कब इसका वेग महत्तम होगा और कब इसका त्वरण न्यूनतम होगा। आप जानते हैं वेग का परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, यानी कि किसी वस्तु की एकांक समय में स्थिति में परिवर्तन की दर को, स्थिति में होने वाले परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो पहले वेग की बात करता हूँ, त्वरण की बात मैं बाद में करने वाला हूँ। आप समझने का प्रयास करें। ये जो फंक्शन है s, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तब हमको वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि v इक्वल्स टू ds/dt इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा केवल t³ डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, माइनस हो जाएगा 6t² और प्लस का हो जाएगा 8t। ये v हो गया। इसी v का मुझे मैक्सिमा ज्ञात करना है।
और मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए डी डी टी ऑफ वी और डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों ज्ञात करने होते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी इम्प्लाइज दैट डी डी टी ऑफ वी इक्वल टू हो जाएगा ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी इम्प्लाइज दैट डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 6t माइनस 12। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पे 0 रखते हैं, तभी तो v के मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन किया जा सकता है। पुट डी डी टी ऑफ v इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इसको हम 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि श्रीधराचार्य नियम लगाना पड़ेगा, सीधे हमको फैक्टराइजेशन नहीं मिल पा रहा है। श्रीधराचार्य नियम आप जानते हैं, श्रीधराचार्य नियम से हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू हो जाएगा माइनस b यानी कि प्लस 12 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 है, दूसरी की वैल्यू 8 है। आगे बढ़ते हैं, अपॉन 2 इंटू 3 हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस हो जाएगा ये 96 अपॉन 2 इंटू 3 यहाँ पर बना रहेगा 12 प्लस माइनस, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 से 6 गया तो ये हो जाएगा 8 और ये 13 से 9 गया तो ये हो जाएगा 4 अपान हो जाएगा ये 2 इंटू 3। और आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप समझने का प्रयास करें। 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 6 2 3। अब इसका मतलब हो जाएगा ये 4 रूट 3 अपान हो जाएगा 2 इंटू 3। आगे बढ़ता हूँ, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। ये 2 यहाँ पे रहेगा, रूट 3 यहाँ पे रहेगा। ये वैल्यू है t की। अब t की वैल्यू हम डबल डेरिवेटिव जो था, चूँकि हमको चाहिए क्या, हमको वेग मैक्सिमा चाहिए, कब इसका वेग महत्तम होगा, तो ये डबल डेरिवेटिव है, इस पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6t माइनस 12 है, हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू 2 प्लस 2 बाई रूट 3। अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। और हमको चाहिए क्या, मैक्सिमा चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एट t इक्वल्स टू 2 माइनस 2 बाई रूट 3, ये डबल डेरिवेटिव यानी कि d2e बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव। हिंदी में लिखता हूँ, अतः t बराबर 2 माइनस 2 बाई रूट 3 पर वेग मैक्सिमा होगा। एक रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है बिना किसी परेशानी के। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कब इसका त्वरण न्यूनतम होगा। एक आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, इसका बचा हुआ पार्ट देखिए ज़रा। तो आप जानते हैं, फिर से एक बार मैं डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ। डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग कहाँ पे है, आप समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास वेग है। अब अगर हमने वेग को डिफ्रेंशिएट किया है t के सापेक्ष, तो इसी को हम लोग त्वरण कह देंगे, त्वरण।
और इसी को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ये ए एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन इस जो फंक्शन बना है इसी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। लिखूँगा इसका ये सेकेंड पार्ट, यहाँ से नाम दे देते हैं, यहाँ से आप इसको फर्स्ट पार्ट कहेंगे। सेकेंड पार्ट में त्वरण के लिए, तो त्वरण के लिए का मतलब त्वरण मिनिमम कब होगा उसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ए इक्वल्स टू यहाँ पे 3t² माइनस 12t प्लस 8 इस प्रकार से है ये। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt ऑफ a इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 12। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2a बाई dt² हो जाएगा इक्वल्स टू 6। अब ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव ही आ गया ये, यानी कि इसका कैलकुलेशन जो भी निकलेगा वो हमेशा मिनिमम ही आएगा। और dt ऑफ a अगर हम 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे पुट dt ऑफ a इक्वल्स टू 0 तब t बराबर 2 के लिए t बराबर 2 के लिए त्वरण न्यूनतम होगा। यही आपका रिजल्ट है। यही हमसे पूछा गया था कि कब इसका त्वरण न्यूनतम होगा और कब इसका वेग महत्तम होगा। त्वरण t बराबर 2 पर न्यूनतम होगा और इसका वेग जो है 2 माइनस 2/√3 सेकेंड पर मैक्सिमम होगा। विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट को मैंने लिखा है y एक फंक्शन दिया गया है sin x का। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर π/2 के लिए ये दिया गया फंक्शन जो है मैक्सिमा है। आइए पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। एक लाइन का सवाल है ये, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फिलहाल तो आप सब जानते हैं ddx ऑफ y इक्वल्स टू cos x हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई dx² इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का sin x। अगर x की जगह पे π/2 रखेंगे तो ये निगेटिव मिलेगा। एट x इक्वल्स टू π/2 d2y बाई dx² इक्वल्स टू निगेटिव। अतः फलन क्या हो जाएगा? अतः x बराबर π/2 पर फलन मैक्स होगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट की मैं बात करता हूँ। इसमें कहा गया है कि क्या x माइनस π/2 होल पावर 5 x बराबर π/2 पर मैक्सिमा या मिनिमा है। यही भाषा है सेम प्रश्न की। x बराबर π/2 पर मैक्सिमा या मिनिमा है कि नहीं, यानी कि मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है। आइए चेक करता हूँ। वही पुराना प्रोसेस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 और x माइनस π/2 होल पावर 5, सॉरी ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। अब इतना हो गया, x माइनस π/2 होल पावर 4 हो जाएगा ये। अब अगेन डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इम्प्लाइज दैट d2y बाई dx² इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और x माइनस π/2 होल पावर 3 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव x इक्वल्स टू π/2 के लिए 0 दे रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एट x इक्वल्स टू π/2 d2y बाई dx² इक्वल्स टू 0। अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, निगेटिव होता है तो मैक्सिमा। अगर 0 हो गया तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, यानी कि इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ d3y बाई dx³ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 और x माइनस π/2 होल पावर 2 हो जाएगा ये।
अब d3y/dx³ भी 0 हो गया। अगर 0 नहीं होता तो हम कह देते हैं कि ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता, लेकिन ये 0 हो गया एट x = π/2 d3y/dx³ = 0 implies that d4y/dx4 हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 120 और x - π/2 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर ये पॉजिटिव होता निगेटिव होता तो कुछ रिजल्ट निकल आता, लेकिन ये भी 0 हो गया। तो हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं d5y/dx5 पे। implies that d5y/dx5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा केवल 120। इसका मतलब यहाँ पे d4y/dx4 0 है और d5y/dx5 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x = π/2 के लिए फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लिख देते हैं एक लाइन, यहाँ x बराबर π/2 पर d4y/dx4 = 0 and d5y/dx5 is not equal to 0। अतः x बराबर π/2 के लिए फलन का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये रिजल्ट हो जाएगा इसका। इस प्रकार से इसका रिजल्ट को लिखना होगा और इस प्रकार से इसका सलूशन। क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैंने इसके दोनों पार्ट, वो पार्ट तो फिलहाल इसी के साथ बता दिया गया, अन्यथा उसको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये पार्ट बताने की पूरी आवश्यकता मैं महसूस करता था। तो इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 21 आपकी बुक में कहा गया है कि 100 के ऐसे 2 भाग कीजिए। तो सबसे पहले इतने स्टेप को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। 100 के 2 भाग करने का मतलब x और y मान लिया जाए। माना x + y = 100, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। 100 के ऐसे 2 भाग कीजिए। इतने क्वेश्चन का सलूशन ये हो गया कि एक भाग के दूने और दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निर्दिष्ट हो। यही कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक भाग के दूने और दूसरे भाग के वर्ग का योगफल, यानी कि लेट t = एक भाग के दूने प्लस दूसरे भाग के वर्ग, इसका मिनिमा चाहिए हमको। बताइए कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। अब चाहें तो आप 2y कर दें और x² कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमसे केवल यही कहा गया है कि एक भाग के दूने और दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निम्नलिखित होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका दूना और यानी कि x का दूना और y का स्क्वायर कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। आप चाहें तो y का दूना कर दें और y का दूना कर दें और x का स्क्वायर कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करना। फिलहाल तो मिनिमा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जो भी ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले काम होता है कि फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बदलते हैं हम लोग। ये x और y के टर्म्स में है। आप y चाहे x के पदों में चाहे जो भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम x के यहाँ पर x को रिमूव करते हैं और समीकरण x का मान x = 100 - y रखने पर इम्प्लाइज दैट t = हो जाएगा, ये 2 × x की जगह पे हो जाएगा ये 100 - y + y²। थोड़ा सा और चाहें तो सॉल्व कर लें, 200 - 2y + y²। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इम्प्लाइज दैट dy ऑफ t इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2 प्लस का 2y हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d2t/dy² का रिजल्ट जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से ये पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। आप जानते हैं 2 आएगा यहाँ पे, 2 का मतलब पॉजिटिव।
यानी कि यहाँ से y का जो भी मान आएगा उसके लिए फंक्शन मिनिमा ही होगा। x के दो मान हमको 100 के दो अलग अलग मान प्राप्त करने थे, यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आप समझने का प्रयास करें। पुट dt by dy equals to 0 implies that -2 + 2y equals to 0 implies that y equals to 1। y equals to 1 के लिए ये मिनिमम ही दे रहा है, पहले से ही मैंने बता रखा आपको। यानी कि आप पुट इन 1 y equals to 1, पुट इन 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इम्प्लाइज दैट x equals to 99। अतः 100 के जो दो भाग करने थे, जो दो हिस्से करने थे, उनमें से एक हिस्सा 99 है और दूसरा हिस्सा 1 है। यही रिजल्ट हमसे पूछा गया था, x और y की वैल्यूज़। विद्यार्थी इसको नोट कर लें। बढ़ता हूँ आगे अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज का शायद अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है आपके पास, इसको भी बताना चाहता हूँ, इसको आप नोट करें पहले। 22 है, इस एक्सरसाइज 6H का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, इसके दो हिस्से किए गए हैं। दो हिस्से ये नहीं बताया गया कितनी कितनी लंबाई के हिस्से किए गए हैं। तो हम फिर से वही कंसिडरेशन लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका एक हिस्सा यहाँ तक जो है वो x है, x सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका बचा हुआ हिस्सा जो है वो कितने सेंटीमीटर होगा, आप समझ सकते हैं कि 28 - x सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब कहा गया है कि एक हिस्से को वर्ग बनाया गया है। जैसे अगर हम इसको C, इस पॉइंट को नाम दे दें, तो जो AC है जिसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, इसे वर्ग के रूप में बनाया गया है। और जो CB है जिसकी लंबाई, जिस तार की लंबाई 28 - x सेंटीमीटर है, इसको एक वर्ग के रूप में, इसको वर्ग और एक वर्ग फिलहाल चाहे जो वर्ग बना लीजिए, चाहे वर्ग बना लीजिए इसको और इसको वृत्त बना लीजिए, चाहे इसको वर्ग बना लीजिए और इसको वृत्त बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा गया है कि दोनों आकृतियों के जो वर्गों का योगफल है, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल का योग, ये देखिए लिखा गया है, वर्ग करके दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इनसे बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। इनका जो क्षेत्रफल होगा वो न्यूनतम होना चाहिए। लिख देता हूँ, माना AC बराबर x सेंटीमीटर लंबे तार से वर्ग तथा CB बराबर 20 - x सेंटीमीटर लंबे तार से, पहला मैंने क्या बनाया वर्ग, दूसरा वृत्त बना लिया जाए। तार से वृत्त का निर्माण किया जा रहा है। माना इन आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल S है। माना दोनों आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल S है। अतः S बराबर, आप समझने का प्रयास करें, x सेंटीमीटर से हमको वर्ग बनाया गया, तो इसका क्षेत्रफल x² हो, सारी गलती हो गई। x सेंटीमीटर पूरा है, इधर समझने का प्रयास करें भाई। ये इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं, अगर हम इसको कुछ भी नाम दे दें, इसको अगर L नाम दे दें हम, तो 4L = x के बराबर है। इसका मतलब L = हो जाएगा x/4। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरी लंबाई यानी कि L ये और L ये, 4L का मान कितना है, x के बराबर है। इसका मतलब L = x/4। तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर प्लस जो यहाँ पर दूसरी आकृति है वो वृत्त के रूप में है, और उसके जो वृत्त बनाया गया है उसमें जो तार यूज किया गया है उसकी जो लंबाई है वो 28 - x सेंटीमीटर। अगर इसको हम r मान लें
तो 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर। समझने का प्रयास करें। हमको यहाँ पे चाहिए आर की वैल्यू, इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपान 2 पाई। अब आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का मतलब 28 माइनस एक्स अपान ये हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर। अभी तक कोई समस्या नहीं आई, बिल्कुल आराम से हमको चलना है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे और अधिक सॉल्व करूँगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एस है, इसी का मिनिमा चाहिए हमको। तो मिनिमा के लिए हमको एक्स का मान चाहिए, मिनिमा ही तो चाहिए शायद, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, न्यूनतम ही चाहिए, दोनों आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम ही चाहिए। और यहाँ पर हमने फिलहाल नहीं लिखा है, लेकिन अब बता दे रहा हूँ। तो फटाफट वही पुराना प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंगल वेरिएबल है, कोई समस्या नहीं होगी। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू ये हो जाएगा x/8 प्लस हो जाएगा 1/4 पाई इंटू हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स। हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, implies that d2s by dx स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8 और प्लस का ये हो जाएगा यहाँ पे 2/4 पाई, यानी कि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, लेकिन ये हमेशा डबल डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, केवल और केवल पॉजिटिव ही मिलने वाला है। यानी कि हमेशा इसका जो संयुक्त क्षेत्रफल होगा वो किसी भी कैलकुलेशन के लिए मिनिमम ही आएगा। यानी कि एक काम से फुर्सत मिली कि डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रख के चेक करने की फुर्सत मिल गई है आपको। सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एस को 0, इम्प्लाइज दैट, आप ध्यान दें यहाँ पे x/8 इक्वल्स टू सीधे कर देते हैं हम 1/2 पाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 28 माइनस एक्स। और आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन करते हुए, ये हो जाएगा x/8 इक्वल्स टू 28/2 पाई माइनस एक्स अपान 2 पाई। और आगे चालू करते हैं, x/8 प्लस x/2 पाई इक्वल्स टू 28/2 पाई हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x तो हो जाएगा वही कॉमन यहाँ से, और ये हो जाएगा, इसको चालू करते हैं एलसीएम के ज़रिए, तो ये हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ही ले लिया जाए, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 8/8 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 28/2 पाई। इस प्रकार से मैंने ले रखा है एलसीएम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल्ड आउट हो जाता है। इम्प्लाइज दैट x के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई प्लस 8 अपान हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 28। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, और x यहाँ पे हो जाएगा ये पाई प्लस 4/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 28 इंटू 4/पाई प्लस 4, और यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा काम आपके लिए है, पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। हम आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, और मैक्सिमा और मिनिमा पे अभी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब एक मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगी आपको,
जिसमें कि मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हाँ, एक और छूटा है जिसमें कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं। आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।